नमस्कार, खबर एक मिनट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हर खबर की पूरी विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ एक मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर पटना में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन सहित कई लोगों ने गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से बापू के बताए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। सब लोग इसी बात को याद करते हैं। सब लोगों को हमेशा उनके विचारों को भी न सिर्फ उनको मान करके आगे चलना है, बल्कि नई पीढ़ी तक उनके विचारों को पहुंचाना है। महात्मा गांधी के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। इस मौके पर पटना की स्कूली छात्राओं और शिक्षकों ने भी अपने अंदाज में महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी। बापू और शास्त्री जी की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए प्रार्थना सभा में छात्राओं ने गीत के जरिए शपथ लेकर बापू को श्रद्धांजलि दी। औरंगाबाद में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की पहल ने उन गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी है जिनके पास बच्चों को इलाज कराने के पैसे नहीं हैं। पिछले 2 साल से बंद पड़े सदर अस्पताल के पोषण एवं पुनर्वास केंद्र को एक बार फिर से शुरू करा दिया गया है। इस केंद्र में उन बच्चों को चिन्हित कर 15 से 21 दिनों के लिए भर्ती कराया जाता है जो कुपोषित होते हैं। तो यहाँ पर इलाज हो रहा है? हो रहा है। दवा पचिए रखे है, दवा भी मिलती है। बच्चों को पौष्टिक आहार दिए जाने के साथ ही उनका उचित इलाज भी यहाँ किया जाता है ताकि बच्चे कुपोषण की जगह सुपोषण की राह पकड़ें। बीमार बच्चों के साथ ही उनकी मां को भी उतने ही दिनों तक यहाँ रखा जाता है। प्रशासन की इस नेक पहल से ग्रामीण इलाकों के कई परिवारों के चेहरे पर खुशियां लौट आई हैं। उन्नीस 1940 के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी 1927 मॉडल के जिस फोर्ड कार में बैठकर रांची से रामगढ़ गए थे, उस ऐतिहासिक कार को आज भी जायसवाल परिवार ने संभाल कर रखा है। इसी कार पर बैठकर गांधी जी रामगढ़ अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए गए थे। इस ऐतिहासिक 3 दिवसीय अधिवेशन में ही अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन की नींव पड़ी और रामगढ़ की धरती से ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अलग राह भी पकड़ ली। 4 सीटर इस कन्वर्टेबल कार में 4 सिलेंडर इंजन है और यह आज भी आधुनिक कार से कम नहीं है। गांधी जी फ्रंट सीट पे बैठे थे। मेरे परदादा को सौभाग्य प्राप्त था कि गांधी जी को ड्राइव करते हुए रामगढ़ अधिवेशन में भाग लेने के लिए गए थे, जो कि एक ऐतिहासिक अधिवेशन था। हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन इस ऐतिहासिक कार को गैरेज से निकालकर रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका तक चलाया जाता है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव समेत कई कांग्रेस नेता इस मौके पर मौजूद थे। चुनाव आयोग से लोक जनशक्ति पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आयोग ने पार्टी के चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया है। एलजेपी के 2 गुटों में बंटने के बाद चुनाव आयोग ने ये आदेश जारी किया है। एलजेपी का बंगले का चुनाव चिन्ह है, लेकिन चुनाव आयोग के फैसले से बंगले पर अब ताला लग चुका है। अब इस चुनाव चिन्ह पर न तो चिराग पासवान का गुट ही और न ही पशुपति पारस का गुट दावा कर सकेगा। आयोग जल्द ही दोनों गुटों को अलग अलग चुनाव चिन्ह आवंटित करेगा। बता दें कि जून महीने में पटना में एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पशुपति पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया था, जिसे चिराग पासवान ने असंवैधानिक बताते हुए स्पीकर के पास भी पहुंचे थे। बाद में पशुपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह भी मिली, जिसके बाद से चिराग और पारस गुट दोनों खुद को असली एलजेपी नेता बताने में लगे थे और इसी विवाद के बाद आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर पूरे मामले पर विराम लगा दिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है। इस ऐतिहासिक मौके पर 35 से 40 लाख लोगों को वैक्सीन दिए जाने का लक्ष्य है। इसके लिए सुबह से ही वैक्सीनेशन सेंटर पर काफी संख्या में लोग कोरोना वैक्सीन सेंटर पर टीका लेने पहुंचे नजर आए। बिहार में मेगा वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी है। पटना दूसरे जिलों से काफी आगे है।
राजधानी में 820 वैक्सीनेशन कैंप बनाए गए हैं, जहां पर लोगों को टीका दिया जा रहा है। पटना के बाद भागलपुर जिला भी दूसरे स्थान पर चल रहा है। टीके से जुड़े अभियान में लोग यहां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं कोरोना वैक्सीनेशन का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बिहार स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खुद पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बने टीकाकरण केंद्र पर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंगल पांडे ने बिहार की जनता से टीकाकरण के महाअभियान को सफल बनाने की अपील की है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं और पूरा का पूरा बाघमारा उस लाल के स्वागत में उमड़ पड़ा है, जिसने अपने प्रतिभा से बाघमारा का नाम पूरे देश में रोशन कर दिखाया। यूपीएससी एग्जाम में सफलता के झंडे गाड़कर शुभम खंडेलवाल जब अपनों के बीच पहुंचे तो पूरे शहर ने उन्हें पलक पावड़े में बिठा लिया। बैंड बाजे के शोर के बीच गर्मजोशी से स्वागत हुआ और खुली कार पर पूरे शहर में बारात निकाली गई। काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाघमारा के सभी नगरवासी काफ़ी खुश है और मेरी सफलता पे काफ़ी उत्साहित है। मैं यही संदेश देना चाहूँगा जितने भी युवा है कि आप मेहनत करके कोई भी मुकाम। दुकानदार पिता और गृहिणी मां के होनहार बेटे शुभम खंडेलवाल बाघमारा में ही पले बढ़े। शुरुआती पढ़ाई भी बाघमारे से ही स्कूल कॉलेज में की। गांधी जयंती के मौके पर दानापुर के आर्मी सब एरिया में स्वच्छ भारत मिशन को कामयाब बनाने के लिए आर्मी के अधिकारियों और जवानों ने मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान बिहार झारखंड के मेजर जनरल राजपाल पुनिया और बीआरसी कमांडेंट आलोक खुराना समेत अधिकारी और जवान मौजूद रहे। सभी ने मिलकर सैनिक चौक के पास से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। जो हमारे मिलिट्री के आसपास का इलाका है उसको साफ रखें। ये तभी मुमकिन है जब यहाँ के जो रेजिडेंट्स, जो यहाँ के वासिंदे, जो लोकल्स हैं वो सहयोग करें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मानना था कि साफ सफाई ईश्वर भक्ति के बराबर है और इसीलिए उन्होंने लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा दी थी और देश को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था। इसी संदेश को घर घर तक पहुंचाने के लिए आर्मी के अधिकारी और जवान अभियान में जुटे हैं और सभी नागरिकों को एक साथ मिलकर देश को स्वच्छ बनाने का संदेश दे रहे हैं। सासाराम के नगर थाने में बैठे 5 लोग, 2 लड़कियां और 3 लड़के नाक नक्श बता रहे हैं कि ये सभी लोग नेपाल के रहने वाले हैं। ये लोग खुद को नेपाल के रहने वाले बता भी रहे हैं। इन 5 पर लोगों को बरगलाकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप है। इन सभी को लश्करीगंज इलाके से पकड़ा गया है, जहां ये कुछ लोगों को ईसाई धर्म की जानकारी दे रहे थे। इनकी नजर खासकर घरेलू महिलाओं पर थी। मैं अभी सासाराम के लश्करीगंज मोहल्ले में हूँ और ये शहरी क्षेत्र है और इसी मोहल्ले में जो कुछ लोग आए थे, कुछ युवतियाँ आई थी, लगभग 5 की संख्या में आई थी और इसी मोहल्ले में आकर वो बात कर रही थी कि वो जो है जो अपने धर्म की प्रचार कर रहे थे, अपने धर्म के प्रति लोगों को आकृष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। जाहिर है लड़कियों का सहारा लेकर ये सभी लोग चालाकी से घरेलू महिलाओं को निशाना बना रहे थे। चक्रवाती तूफान गुलाब के कारण नवादा में पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण जिले से होकर बहने वाली नदियां उफान पर है। नदियों की तेज धारा की वजह से गोंदापुर, मगरभिघा और कई दूसरे स्थानों पर डायवर्जन टूट गया है। डायवर्जन टूटने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि डायवर्जन सही तरीके से नहीं बनने के कारण यह घटना हुई है। हम लोग का बहुत घूर घूर के जाना पड़ रहा है। हम लोग का परेशानी बढ़ रहा है। बार बार दह जाता है, 2 बरस से दह चुका है। अभी तक कोई देखने आया? कोई देखने के लिए नहीं आया। बता दें कि 1 साल में 2 बार ये डायवर्जन पानी की तेज बहाव के कारण टूट चुका है। गुलाब चक्रवात के कारण सड़कें नदियों में तब्दील हो गई है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
गुमला में सदर प्रखंड के जोरांग गांव की महिलाएं लाह की चूड़ी बनाती हैं। ये काम उन्हें पूर्वजों से ही विरासत में मिला है, लेकिन आधुनिक तकनीक और सरकार से मिलने वाली मदद के अभाव में ये कुटीर उद्योग विकसित नहीं हो पाया है। बाजार से लाह खरीद कर लाने के बाद महिलाएं घर में ही कड़ी मेहनत कर चूड़ी बनाती हैं, लेकिन इसमें मुनाफा नहीं हो पाता है। पूरे इलाके को सरकार ने अर्बन मिशन के तहत गोद भी लिया है, जिसके तहत सभी विभागों को मिलकर इलाके का विकास करना है, लेकिन सरकार की कथनी और करनी में अंतर से ये इलाका और यहाँ का चूड़ी उद्योग लाचारी का दंश झेल रहा है। गांव की महिला जो लाह की खेती करते हुए चूड़ी बनाने का काम करती है, इसके विकास के लिए हम लोग वहाँ पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाएंगे। लाह की चूड़ी बनाने वाली महिलाओं को सरकार से मदद की आस है। डीसी ने जल्द लाभ पहुंचाने की बात कही है। देखने वाली बात होगी कि महिलाओं को कब तक इसका लाभ मिल पाता है। बदलते जमाने के साथ लोगों का रुझान अब खादी कपड़े की ओर हो रहा है। गांधी जयंती के मौके पर लोगों को रुझाने के लिए भी खादी भंडार की ओर से 20 और 25% की छूट दी गई है। जमशेदपुर में खादी भंडार में एक से बढ़कर एक रंग और डिजाइन के कपड़े मिल रहे हैं। पिछले साल जहां कोरोना काल में खादी दुकान में पहुंचने के लिए सख्त नियम लागू थे, वहीं इस बार कोविड नियम में छूट दी गई है, जिससे दुकान में खरीदारों की भीड़ भी उमड़ रही है। ये कपड़ा जो है गरीब अमीर सारे लोग पहनते हैं और ये शरीर के लिए आरामदायक भी है और हर तरह से उपयोगी है, हमारे देश के लिए भी। लोगों का रुझान देखते हुए कहा जा सकता है कि आज भी खादी कपड़ों का क्रेज बरकरार है। दुकानों में पहुंचे लोग कुर्ते के साथ ही पैंट, चादर, पर्दा और कंबल भी बड़े चाव से खरीद रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन पार्ट 2 की शुरुआत की है, तो न्यूज 18 ने भी महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर स्वच्छता के विशेष अभियान की शुरुआत की है। साफ सफाई जरूरी है भाई नाम के इस कैंपेन से जुड़कर आप स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाएं, ये हमारा लक्ष्य है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने न्यूज 18 के इस मुहिम की सराहना की है और लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है। गांधी जयंती के मौके पर वे खुद ही हाथ में झाड़ू लेकर अपने आवास के बाहर सड़क की सफाई करते दिखे। न्यूज 18 ने जो स्वच्छता पर एक अभियान चलाया है, मैं तो बहुत खुले हृदय से उसका स्वागत करता हूं और मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार भी प्रकट करता हूं। ये देश और राष्ट्र की आवश्यकता होती है। गली, गांव, सड़क से लेकर शौचालय का निर्माण और देश के बुनियादी ढांचे को बदलना ही स्वच्छता अभियान का उद्देश्य होता है। दानापुर के पालीगंज में चुनाव मतगणना के दौरान जमकर मारपीट की गई, जिसका वीडियो सामने आया है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे लोगों की भीड़ लगी है और लोगों में आक्रोश है। लोग एक दूसरे के साथ बहस कर रहे हैं और तभी एक आदमी थप्पड़ चला देता है। फिर क्या था, देखते ही देखते गुस्साए लोग एक दूसरे पर टूट पड़े और पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। हर कोई इस बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है, एक दूसरे को उसकी औकात दिखाना चाहता है। ये तस्वीरें पालीगंज में चुनाव मतगणना के दौरान की है, जहां लोगों ने जमकर मारपीट की। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो फायरिंग भी की गई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भगदड़ मची हुई है। भगदड़ के बीच से फायरिंग की भी आवाज आ रही है, लेकिन ये फायरिंग पब्लिक की तरफ से हुई है या पुलिस की तरफ से हुई, यह न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता। नेपाल सरकार ने भारत नेपाल की सीमा को 2 सालों बाद एक बार फिर से खोल दिया। नेपाल बॉर्डर पर भारतीय पर्यटकों का भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही करीब 2 सालों बाद भारतीय वाहनों को नेपाल में प्रवेश की अनुमति मिली। बॉर्डर खुलते ही भारतीय पर्यटक नेपाल पहुंचे, जहां पर्यटन व्यवसाय से जुड़े व्यवसायियों और नेपाल के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। बॉर्डर खुलने के साथ अब लोग भारतीय वाहनों के साथ नेपाल में सैर सपाटे का आनंद ले सकेंगे। वहीं नेपाल में बंद पड़े होटल व्यवसाय को फिर से खोलने में मदद मिलेगी। हम लोग बहुत खुश हैं। विगत 1.5 साल से कोरोना के कारण नेपाल भारत बॉर्डर से भारतीय यातायात सवारी साधन नहीं आ रही थी। भारतीय गाड़ी नेपाल में आने से नेपाल का पर्यटन बढ़ जाएगा। हालांकि कोरोना के चलते नेपाल में वाहनों के प्रवेश के लिए कुछ नियम और शर्तें भी हैं, जिन्हें हर हाल में पालन करना जरूरी होगा।
पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले पटना विश्वविद्यालय का 105वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें पटना यूनिवर्सिटी के गौरवशाली अतीत को याद कर सुनहरे भविष्य का संकल्प लिया गया। समारोह में पटना यूनिवर्सिटी के विभिन्न कॉलेजों के 41 टॉपर छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल मिला, जिसमें लड़कियों ने बाजी मारी है। परेशानी तो नहीं, क्योंकि यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं। हमारे कॉलेज, जैसे मैं पटना वुमेंस कॉलेज से रही हूँ, तो हमारे डिपार्टमेंट के जितने टीचर्स थे या फिर बाकी भी डिपार्टमेंट्स के, वो हमेशा पढ़ाई के मामले में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर बाकी चीज़ों में हो सकती है प्रॉब्लम, बट पढ़ाई में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने सीनेट हॉल के जीर्णोद्वार से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रशासनिक भवन बनाने में सरकारी मदद का भरोसा दिलाया है। मानगो मार्केट की सड़क पर भारी भीड़ है। तभी एक के बाद एक 3 लुटेरे दंदनाते हुए आलू कारोबारी के दुकान में दाखिल होते हैं, पिस्टल दिखाते हैं और गल्ले में रखा 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हो जाते हैं। ये देखिए, चेहरे पर हेलमेट और मास्क पहने लुटेरों की टोली दुकान में दाखिल हो रही है। महज 10 सेकंड बाद ये लुटेरे मानगो की सड़क पर दौड़ लगाते हैं तो उनके हाथों में नोटों से भरा बैग होता है। जो यहाँ खड़ा था वो भी पिस्टल निकाल लिया, 3 पिस्टल था। अच्छा। उसके बाद में एक ये देखिए, एक मेरा यहाँ पे सटाया, 2 लोग सटाया। उसके बाद में वो बोलने लगा कुछ किया तो मार देंगे। अचानक काउंटर खुद खोला, खोलने के बाद में कैश लेके निकल। सीसीटीवी कैमरे में कैद लुटेरों की हरकत जरा गौर से देखिए, कैसे ये बेधड़क होकर दुकान में दाखिल हो रहे हैं। नोटों की गड्डी मिलते ही पलक झपकते भाग निकलते हैं। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। बीच सड़क पर ट्रैफिक पुलिस के जवान की पिटाई की ये तस्वीर जहानाबाद की है, जहां एक युवक ने ट्रैफिक पुलिस से बहस के बाद बीच सड़क पर ही जवान की पिटाई कर दी। दरअसल दरगाह पुल के पास इन दिनों जाम की समस्या आम हो गई है। इसी दौरान एक युवक ने बीच सड़क पर अपनी बाइक खड़ी कर दी, जिससे जाम की स्थिति और बिगड़ने लगी। मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवान ने युवक को बाइक हटाने के लिए कहा, जिसके बाद युवक ट्रैफिक जवान सुलझ गया और फिर देखते ही देखते उसने मारपीट शुरू कर दी। एक मोटरसाइकिल वाले आके रोड पर मोटरसाइकिल लगा दिए, जिससे जाम लगने लगा। मेरे ट्रैफिक का सिपाही उनको मोटरसाइकिल हटाने के लिए बोला तो काफ़ी ताव में थे, सिपाही के साथ हाथापाई करने लगे, उसको उठा के वहाँ पे पटक दिए। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रैफिक जवान को बचाया, लेकिन दूसरे पुलिस जवानों की मौजूदगी और भीड़ के बाद भी आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बाइक को जब्त कर युवक की पहचान शुरू कर दी है। सासाराम में पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान जमकर हंगामा हुआ। बाजार समिति काउंटिंग सेंटर पर उम्मीदवारों ने बवाल काटा। जिसके बाद लोगों को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। लाठीचार्ज में एक युवक का सिर भी फट गया। बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों के समर्थक काउंटिंग सेंटर के बाहर जमा थे। नतीजे आने के बाद से ही हंगामा शुरू हो गया। जिन प्रत्याशियों की हार हुई उनके समर्थक उग्र हो गए और हंगामा करने लगे। बाद में पुलिस ने लोगों को वहां से खदेड़ दिया। महज 1.5 घंटे की बारिश में ही मुजफ्फरपुर शहर पानी पानी हो गया। शहर का मुख्य बाजार मोती झील से लेकर सरैयागंज तक सड़कों पर घुटनों से ज्यादा पानी जमा हो गया। कई दुकानों में भी पानी घुस जाने से शहर की हालत नारकीय हो गई। शहर के बीचों बीच स्थित सदर अस्पताल की हालत तो पूछिए ही मत, जहां कैंपस से लेकर वार्ड और ऑपरेशन थिएटर तक में पानी टपकने लगा, जिससे कई महंगी मशीनों पर पानी गिरने लगा। अक्सर बारिश में ऑपरेशन थिएटर की हालत ऐसी ही हो जाती है। वैक्सीन स्टोर की हालत तो यह है कि जर्जर छतों और दीवारों से पानी टपकने लगता है।
जो सीधे वैक्सीन के लिए लगाए गए डीप फ्रीजर को नुकसान पहुंचा रहा है। ये क्या गजब हो गया। जहां हर तरफ हरी भरी फसल लहलहाती थी, जहां मेहनतकश किसान पसीना बहाते थे, वो सोना उगलने वाली धरती ही खिसक कर ना जाने कहां गायब हो गई। उपजाऊ खेत के बीचों बीच से मिट्टी की मोटी परत ऐसी बही कि वहां विशाल काय गड्ढा बन गया और उसके ठीक ऊपर खड़ी फसलों के बीच से गिरती जलधारा ने झरने का रूप ले लिया। कलकल करती जलधारा का ये नजारा भले ही आपको रोमांचित कर रहा हो, लेकिन इस झरने ने अन्नदाताओं की मुसीबत कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी है। वो जब भंगाड़ हो गया, ऐसा पूरा काट रहा है, पूरा जमीन पूरा मेरा जमीन पूरा चल जा रहा है। गुड़ा बांधा के उपजाऊ खेत कभी धान और सब्जी की फसल से गुलजार रहा करते थे। पूरे इलाके में खुशहाली और हरियाली का बसेरा था, लेकिन तबाही की बारिश ने रत्न गर्भा धरती को अंदर तक खोखला कर दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। तो उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा, वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है।
कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। मांझागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। डीएम और एसपी भी लगातार तटबंधों पर निगरानी रख रहे हैं। सबसे मुश्किल है कि आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा। वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। मांझागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। मांझागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। डीएम और एसपी भी लगातार तटबंधों पर निगरानी रख रहे हैं। सबसे मुश्किल है कि आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,20,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। बरसात